Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है और होनी भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे जुड़े हैं मुझसे जो सिलेबस पूछ रहे हैं और सिलेबस से रिलेटेड मैं 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बट अभी हम इन शॉर्ट में छोटा सा समझ लेते हैं। जो आपका स्पेशल बीएड है उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपका एक तो है आपका जीएस वाला पोर्शन है, उसके अलावा जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और तीसरा आपका है जो रीजनिंग होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो आपका स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। और अगर मैं डीएलएड या बीएड ओडीएल की बात करूं तो यहाँ पे 3 तो सेम है, बाकी जो इनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर है हिंदी, है जनरल हिंदी इन्होंने दी हुई है, तो इतना सा डिफरेंस है। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग जीएस करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड करने वाले हैं। तो जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड ये स्पेशल बीएड वाले, डीएलएड वाले और बीएड ओडीएल वाले तीनों के लिए वीडियो है। और इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर हम लोग जनरल हिंदी भी करेंगे। तो हिंदी डीएलएड और बीएड ओडीएल वालों को ज़रूर देखना है हिंदी वाला पार्ट। और बाकी जो स्पेशल बीएड वाले हैं वो हिंदी वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। बाकी पोर्शन जो होगा आज का जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला वो तीनों के लिए सेम होगा। तो इस चीज़ को डाउट में ना रखें। तो छोटी सी ये स्टार्टिंग में मुझे इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। और आपको आसपास शोर भी सुनाई देगा, बट थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज करके चलिए क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट हो जाता है वीडियो बनाते बनाते और फिर सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि हाँ चलो ठीक है, जितना मुझसे मैं कर सकती हूँ अपने लेवल पे मैं बिल्कुल कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं और मैथ्स वगैरह के भी हैं जो कि बेसिकली हमारी जो रीजनिंग है उसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो के लिए, तो एक आध दिन का टाइम दीजिए फिर मैं इसकी वीडियोस बना दूंगी। बट अभी हम जनरल नॉलेज है और हमारा जो हिंदी है और हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। और इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश प्लीज़ पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इंग्लिश वाले पढ़ लेना, मैं रीड नहीं करूँगी यहाँ पे। तो इसका आंसर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन चारों में से कौन सा है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी क्लैरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि जो लास्ट हमारी जनगणना वही हुई है, फिर ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई, ठीक है, और अभी तक भी नहीं हुई है। तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो इस राज्य की जो जनसंख्या थी वो थी 199812341, ठीक है, इतनी थी। और अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से, और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र है, देन उसके बाद हमारा बिहार है और उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल आता है। तो इसका 31 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें तो निम्न में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए। कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। की जो स्कूल जब बनाए जाएं वो मल्टीपर्पज़ होने चाहिए, बहुउद्देशीय होने चाहिए। तो कौन से कमीशन ने ये बात कही थी, तो ये जो बात कही थी हमारी, तो ये कही थी मुदालियर कमीशन से ने जो 1952-1953 के दौरान आया था। और डॉक्टर मुदालियर इस कमीशन के अध्यक्ष थे, तो आपको इसको भी याद रखना है। अब हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की, संविधान में कितने अनुच्छेद है ये आपसे पूछा गया है। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जिनकी कुल संख्या 444 से अधिक है, 444 से अधिक है। टोटल जो अनुच्छेद हैं वो अभी हमारे
395 है, जिनकी जो कुल संख्या है वो 444 से अधिक है। और इसी संविधान में हमारे जो हैं 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये हमारा 33 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें तो इन्होंने 34 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। और प्राइमरी के अंदर हमारे जो प्राइमरी जो सेक्टर है, इसके अंदर हमारा बेसिकली कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन उत्खनन वगैरह जो है हमारा इसके अंदर शामिल होता है। तो इन्होंने पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस बताए, तो कृषि एवं पशुपालन भी है, वानिकी भी है, मत्स्य पालन भी है, खनन एवं उत्खनन भी है। ठीक है, तो ये चारों है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 1 2 3 एवं 4, 1 2 3 4 एवं 5। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, तो हमारे चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं। उन्होंने ऑप्शन देने का तरीका अजीब ही बनाया है, बट चारों ऑप्शंस ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है। ठीक है, द व्यू ऑफ स्ट्रक्चर मेघालय प्लेट्यू इज सिमिलर इन पीरियड टू। तो वो किसके समकालीन है, लाइक उस टाइम पे उस तरीके का कौन सा था, समकालीन जिसे हम कहते हैं तात्कालिक, इस तरीके से, है ना। तो कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका आंसर हमारा जो है वो है सी, छोटा नागपुर। और ये DSSS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 16/17 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें, तो वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संशोधित राजकोषीय घाटा की दर का कितनी निर्धारित की गई थी, ये आपसे पूछा हुआ है। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधे हम आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर सी है, सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, तो 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था भाई, क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है वो है हमारा डी, जात्रा भगत, इसका सही आंसर है। तो 14 से 19 के मध्य जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जात्रा भगत थे, उनके जो नेतृत्व में उरांव जो आंदोलन था वो हुआ था। और इसको उरांव ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 38, प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन इज, कौन सा है हमारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है और इसका जो निर्माण था वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और यह अब एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें, हेनरी विवियन डेरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 जो 9 है, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, युवा बंगाल आंदोलन। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, हेनरी विवियन डेरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। तो युवा बंगाल आंदोलन को, और कब की थी इन्होंने, वो की थी हमारी 1826 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 40 का जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए, 7.08%। क्वेश्चन नंबर 41 है, DSSS में आया हुआ क्वेश्चन है, ईमेल की खोज निम्न में से किसने की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रे टॉमलिंसन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और
ठीक है। तो ईमेल की खोज हमारी की है रे टॉमलिंसन ने। अब आपसे मैं क्वेश्चन अगर पूछूं कि जो डब्ल्यू है, ट्रिपल डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? मैं 5 तक गिनती कर रही हूँ, अगर 5 तक कमेंट कर देते हो तो देखती हूँ कौन कमेंट करता है। लाइव सेशन नहीं है बट स्टिल आपका तो टेस्ट हो सकता है ना कि आपको पता है कि नहीं पता। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो जिसका भी फर्स्ट कमेंट आएगा वीडियो देखने के बाद तो आई विल पिन। तो आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे और बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि हमारा 21 जून को मनाया जाता है, 2018 का वर्ष का थीम क्या था? दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो 42 का हमारा आंसर है बी, शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ? जो हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो पॉलिसी थी वो मतलब किस सम्मेलन में शुरू हुई थी? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 43 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है हमारा ए, ठीक है। बादुंग सम्मेलन में हुई थी। और ये बादुंग सम्मेलन जो कि है भारत में निर्गुट नीति का शुभारंभ हुआ और कब हुआ था? 1955 में। ये सन वगैरह भी आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है? तेल क्षेत्र कौन सा गुजरात में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 44 का जो आंसर है वो है बी, लुनेज इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो अंकलेश्वर खंबात बेसिन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कलोल, नवागाम, कोसंबा, कठाना, बरकोल, मेहराणा और सानंद खंबात या लुनेज क्षेत्र गुजरात के तेल क्षेत्र है। तो ये जो बाकी के भी बताए हैं ये भी गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अंकलेश्वर जो कि खंबात बेसिन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो कलोल है, नवागाम है, कोसंबा, कठाना, बरकोल, मेहराणा और सानंद खंबात या लुनोज, ठीक है। लुनेज को हम खंबात भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? गुजरात के तेल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की अगर हम यहाँ बात करें, तो सीखने के लिए आकलन आपसे यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का आंसर हो जाएगा ए, यह कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। देखो एक ना 3 टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और एक तीसरा और होता है। और अभी एज इट इज़ मुझे अभी एग्जैक्ट अभी ऑन द स्पॉट याद नहीं आ रहा है और मैंने वीडियो भी बनाई है बट भैया रिवाइज ना करो तो हर कोई भूल जाता है। तो सेम अभी मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो सीखने के लिए आकलन से तात्पर्य है यह कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है कि हम बच्चे को सीखने के लिए आकलन कि ये बच्चा इस कैटेगरी में आता है। देखो कैटेगरी वाइज हम नेगेटिव उसमें नहीं लेके जा सकते आप इसको कि नहीं ये अच्छा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, ये बेकार है, ये डल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लाइक कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, हमें कहाँ पे उस पर इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक इस तरीके से सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं और यही है इसका आंसर, ठीक है। तनाव उत्पन्न करता है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शैक्षिक वर्ष में एक बार नहीं, देखो असेसमेंट है ना, हमेशा याद रखना जो हमारा यहाँ पे बोला है ना कि शैक्षिक वर्ष में केवल एक बार लिया जाता है जो हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट हमारा कंटिन्यू होता है, हम उसको डेली बेसिस पे लेते हैं। डेली आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी क्लास में, है ना। तो असेसमेंट ऐसे नहीं होता कि आप एट द एंड ले रहे हो। और असेसमेंट आपका जो मूल्यांकन आपका बेसिकली होता है वो मार्क्स में कैटेगराइज्ड होता है। जो असेसमेंट होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इतना सा कंपैरिजन होता मतलब डिफरेंस होता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। और यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन करता है, ये बिल्कुल करता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो भी हमारा ए है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा यहाँ पे,
सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है? सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी है, 46 का जो आंसर है वो है हमारा डी। तो यहाँ पे डी इन द सेंस कि 1 2 3 4 तो सारे ही सुमेलित है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे राज्य विधानसभा का जो राज्य है वो विधानसभा का स्पीकर हो, राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधान परिषद का जो होता है वो सभापति होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये सारे ही मैच है, ठीक है, कौन स्पीकर होता है कौन परिषद होता है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का जो मुखिया होता है वो स्पीकर होता है, और इसके अलावा जो राज्यसभा होती है, राज्य विधान होता है, उसका जो वो होता है मतलब वो सभापति होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा आप लोग किसको हटा सकते हैं? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों को ही आप पदच्युत कर सकते हो। तो कौन कौन है इसमें? तो इसके अंदर आपका है राष्ट्रपति आएगा, और इसके अंदर आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आएगा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, ठीक है। और बाकी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके अंदर नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, कि भारतीय संविधान के अनुसार केवल राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। पदमुक्त बोला हुआ है इन्होंने, पदच्युत पदमुक्त, ठीक है, पदच्युत, या इसमें इंग्लिश में एक वर्ड है इम्पीमेंट, ठीक है, तो वो किया जा सकता है। तो पदमुक्त आप कह सकते हो उसको, कि हम इन तीनों को कर सकते हैं पदमुक्त, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, कि वेस्ट नील विषाणु का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा हमारा सी, मच्छर के द्वारा। जो वेस्ट नील का संक्रमण मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स प्रजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 की यहाँ पे बात करें, तो 49 है, वर्ष 2001 से 2011 की दशकीय अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2.14%। यानी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जो भारत की जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि थी वो 2.14% थी, जबकि जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.64% रही थी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या हमारी 50 है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में याद करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 की समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की गई थी? जो NCERT ने NCF 2000 की समीक्षा की रिपोर्ट किसकी रोशनी में की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, शिक्षा बिना बोझ के, तो 1993 में। और जो ये शिक्षा बिना बोझ के, ये किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बैठी थी, ये आप मुझे बताएंगे। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। 31 से हम लोग कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 31 से, तो हमारे ये 31 से 40, ये 50, ठीक है। तो हमारे ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे जीके के। अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका है, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचता है तो उससे उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल है, और कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद को बिल्कुल उस जगह रख के देखो कि हाँ मैं उस जगह पर हूँ और उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा। सारे मॉरल सब साइड हटा दो, आप उस जगह पर हो तो आप क्या करोगे। आपको इस तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो अगर आपकी क्लास में स्कूल में आप प्रिंसिपल है और कोई टीचर लेट पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? तो कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक से मिलने को कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। विद्यालय की प्रबंधन समिति को, देखो सीधा शिकायत तो कोई भी नहीं करता, ठीक है, सीधी सी बात है। आप हमारी क्लास में भी बच्चे आते हैं लेट, तो हम सीधा जाके प्रिंसिपल को थोड़ी तू मैं करते हैं जाके, या उनके पेरेंट्स को जाके थोड़ी बोलते, पहले तो हम खुद ही कंसल्ट करते हैं ना, और कोशिश करते हैं कि सबके सामने ना बोले। इंसल्टिंग जैसे बच्चे को फील होता है ऐसे टीचर को भी फील होगा। तो और सभी के सामने तो डांट ना, देखो कहीं भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ना ही बच्चे को ना ही टीचर को। आप उनके उत्तरदायित्व भैया पता है टीचर को किस टाइम पे आना चाहिए, ठीक है, तो उसको उत्तरदायित्व बता के कर भी क्या लेंगे? तो ये तो इसका होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, कि हाँ जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब उसको जो है आप बात करेंगे उससे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप में परिभाषित करता है? जो आपकी लर्निंग होती है, तो अवबोध, कल्पनाशीलता एवं कार्यकुशलता। उसके बाद है व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव। उसके बाद है विश्वास, सृजनात्मकता एवं सहनशीलता। उसके बाद है अंतर्बोध, बुद्धिमत्ता एवं स्मरण। स्मरण आ गया, उसको तो वैसे ही काट दो कि आप मेमोराइज कर रहे हो, और अधिगम में कभी भी मेमोरी नहीं आती कि आप रट रहे हो किसी चीज़ को, रट्टा मार रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको दिखे कि रटना आ रहा है या मेमोराइज करना आ रहा है, उसको वैसे ही काट देना, ठीक है। अब यहाँ पे अधिगम पूछा हुआ है कि अब लर्निंग आपकी हो रही है, तो मतलब कौन सा ठीक से परिभाषित कर रहा है? देखो, अवबोध मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल है, ठीक है, और इमेजिनेशन है, आप कल्पना कर सकते हैं, और कार्यकुशलता। तो इसका जो 52 का हमारा है वो सही आंसर ए हो जाएगा। अब मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि अवबोध, कल्पनाशीलता एवं जो कार्यकुशलता का गुण अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है, क्योंकि जो मतलब सबसे पहले बच्चा चीज़ों को समझता है, ठीक है, पहले वो समझेगा, ठीक है, कि ये है क्या, फिर वो उसको सोचता है, उसके बाद वो कोई कार्य करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपली आप एक स्टेप टाइप में इसको बोल सकते हो कि हाँ एक स्टेप टाइप है कि पहले बच्चा कोई चीज़ को समझता है, फिर उसके बारे में सोचता है, देन वो उसको कार्य करता है, ठीक है, वर्कमैनशिप हो जाती है, फिर वो उसको कार्य करता है। तो इसी को हम बेसिकली अधिगम का सबसे अच्छा गुण मानते हैं, क्योंकि जो बालक है वो समझ कर ही कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं इन्होंने पूछा है, तो ये हमारे इनपुट 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 सॉरी इन्होंने पूछा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं इन्होंने पूछा है। तो हमारा जो प्रिंटर है वो आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये नई वाले क्वेश्चन अच्छे का दिमाग घुमा देते हैं, तो ये बात थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो? क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने घर पर बुलाकर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना चाहिए, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने को कहना चाहिए, और या फिर हमारा इसका जो डी ऑप्शन है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। तो अब आप ही बताइए इसका क्या आंसर सही निकलता है ना। तो देखो घर पे तो आप बुलाओगे नहीं, कितने बच्चों को बुला लोगे, ठीक है, और विद्यार्थियों को स्वयं भाई अपना अपना खुद कर लो, भाई देख लो, तो ये भी नहीं करोगे तुम लोग, है ना। और इसके अलावा जो हमारा फोर्थ था, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बेसिकली होता है ये स्कूल्स में, वैसे सही नहीं माना जाता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को करवा देंगे, और रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 54 का, कि हमें स्कूल में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके बच्चों को उसका जो करिकुलम है वो पूरा करवाना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ थम्स अप का नीचे साइन है उस पर क्लिक कर देना, और कोई सजेशन ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ध्यान रखूँगी। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, यहाँ पे यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, मतलब हर आपकी क्लास में हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, कि हर बच्चा हर लेवल का होता है। 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के अलग दिमाग है, 40 दिमाग होते हैं आपके पास उस टाइम पे। तो यह तथ्य है, क्या है ये तथ्य? तो बाधा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बाधा है भाई? टीचर को 40 आइडिया सोचने होंगे, टीचर कर सकता है, ठीक है, करता है टीचर और कर भी सकता है। तो ये बाधा को रूप में आपने यार इतनी झंझट है यार, ये बच्चा इतना धीमा है पढ़ने में, इतना तेज़ है, कैसे करूँ क्या करूँ, तो आप इसको
एज अ हर्डल नहीं ले सकते, तो ये गलत है। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है कि शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु सुझाव। भाई सावधान रहो, आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, ये भी नहीं होगा। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन अजीबोगरीब हैं इसके। तो यह कहा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है। क्या है? शिक्षण में शिक्षकों हेतु बाधा तो नहीं कहेंगे, एक चैलेंज आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाधा तो नहीं, आई थिंक चैलेंज या चुनौती बोल सकते हैं कि हाँ चुनौती। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन देखें तो वैसे ये बाधा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको इतने सारे माइंड्स मिल रहे हैं, इतने तरीके से आपको काम करने, लाइक डाइवर्सिटी होता है ना, तो डाइवर्सिटी इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही क्लास में अगर डाइवर्सिटी है, और होती है क्लासेस में डाइवर्सिटी, आपको एक ही लेवल के बच्चे, एक ही आईक्यू के बच्चे नहीं मिलेंगे क्लास में। तो आई थिंक चुनौती यहाँ पे वर्ड होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग ए वाले पे जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं मुझे। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 56 है, इसका जो आंसर है वो है हमारा स्टर्नबर्ग ने, जो कि है हमारा व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पे इन्होंने स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा हुआ है। जो स्टर्नबर्ग है, इन्होंने बुद्धि को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। जो हमारा फर्स्ट है वो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरी है व्यवहारिक बुद्धि, और तीसरी है सृजनात्मक बुद्धि। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सृजनात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आंसर स्टर्नबर्ग आएगा। व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी स्टर्नबर्ग आएगा। और अगर आता है कि विश्लेषणात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी आपका स्टर्नबर्ग आएगा। यानी स्टर्नबर्ग ने 3 टाइप्स की बुद्धि, जो बुद्धि है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीनों पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। तीनों पार्ट्स में से अगर किसी का पूछा जाता है तो आप लोग आंसर लगाएंगे स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ आप लोग, दौड़े दौड़े फटाफट से। एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक शामिल करती है, क्या शामिल करती है आपको ये बताना है। लेक्चर है, अंतःक्रियात्मक लेक्चर है, समूह कार्य है, या स्व अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो ये आपको बताना है कि एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली टेक्निक है, तो कौन सी टेक्निक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 57 है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है बी, ABC तथा DABC एंड D, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलें तो आई थिंक सारे ही जो टीचर है वो इस लेक्चर कह रही हूँ, ये जो हमारी टेक्निक्स होती है वो टीचिंग में यूज़ करती है। तो इसमें एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में शामिल है लेक्चर भी है, अंतःक्रियात्मक लेक्चर भी है, और ग्रुप वर्क भी कराता है टीचर, सेल्फ स्टडी करने के लिए भी बच्चों को बोलता है। तो सारे ही सही हैं, तो यानी डी और बी ऑप्शन में सारे ही इंक्लूड हो रहे हैं, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? इन्होंने सही पूछा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक आपको अब बच्चों को बताना है कि डाइज में इतने से बिंदु होते हैं, ठीक है, और डाइज में 1 होता है, 2 होता है, 2 डॉट्स होते हैं, बिंदु, ठीक है। आप बच्चों को समझा रहे हैं, बजाय आप एक डाइस बड़ा सा बना के वो दिखाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। बच्चों को उसका कुछ प्रतिरूप दिखाना, उसको TLM कहते हैं। लाइक चार्ट्स हो गए आपके, इवन आपका ब्लैक बोर्ड भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, चॉक, डस्टर, ये सारे उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो पढ़ाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है कि ये संप्रत्यय को ज़्यादा लंबी, देखो याद मैंने बताया था, याद वाला तो देखते ही काट देना, उसको तो जाने ही मत, याद वाले या मेमोराइज करने या रटने वाले, ठीक है।
ये छात्रों में बेहतर सीखने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम बाकी के भी पढ़ेंगे। उसके बाद है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल आप एक नॉर्मली बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं और आप जनरली आप कोई चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा डेफिनेटली इंटरेस्ट लेता है और आपकी जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग बनती है। और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, ये रोट अधिगम को देखो यहाँ पे मतलब रटने को मतलब ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मेमोराइज करना, रटना, ये इसको हटा दो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो देखो बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, तो सी ऑप्शन के अंदर हमारा बी भी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि अगर टीचिंग इंटरेस्टिंग होगी तो डेफिनेटली बच्चे को सीखने में हेल्प करेगी। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। जब भी आपको बेस्ट चूज़ करना हो ना, पहले तो जो नहीं हो सकते उनको काट दो, उसके बाद 2 या 3 जितने भी आपके पास बचे हैं उनमें देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बाकी के भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप सही आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। और ये मेरी टेक्निक है, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ इस टेक्निक को फाइंड आउट करने में चीज़ें, ठीक है। तो हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 58। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 इन्होंने पूछा हुआ है, आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में है, क्यों? ये इन्होंने ये पूछा है। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर अंडर ग्रेटर इमोशनल स्ट्रेस देन द इमोशनल स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन a सेंचुरी अगो, वाई? आज का समाज अधिक जटिल है। उसके बाद हमारा है, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं, विद्यालय बच्चों के लिए समंजित नहीं है, और पालक बच्चों में कम रुचि ले रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो इसका सीधा आंसर सही बात है, वो देख के ही पता चल रहा है कि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं, शायद इसलिए आज बच्चे भावनात्मक दबाव में हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैं जैसे आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, मतलब क्लास में मेरी क्लास के बच्चे, बहुत सी बातें वो मुझसे ऐसे शेयर करते हैं कि मतलब शायद वो अपने पेरेंट्स से भी वो कभी नहीं बताते, और मुझे ये बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को मत बताना। और अभी रिसेंटली मेरे पास 5th क्लास है, और करते हैं बच्चे बहुत से। और जब मेरे पास फर्स्ट क्लास थी तो फर्स्ट के बच्चे भी जैसे वो अलग ही आपको दिख जाएंगे कि वो परेशान है। आप उनसे पूछोगे तो बच्चे आपको बताते हैं, लेकिन आपको उनको बिल्कुल ऐसे लेना होता है विश्वास में, तो बच्चे डेफिनेटली आपसे शेयर करते हैं। तो ऐसे में आप लोग एज अ टीचर आप पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि ये जो दबाव है आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये बच्चों में उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो एज अ टीचर हम इस तरीके से हेल्प करके, पेरेंट्स की काउंसलिंग करके, समाज में जो हमारे लेवल पे बदलाव हो सकता है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में, अगर बच्चा ज़्यादा एब्सेंट है तो इस संदर्भ में देखो प्राचार्य अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए, होना तो चाहिए। उसके अलावा हमारा है, विद्यालय अनुशासन के अनुसार अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। तो भाई इतना भी बड़ा बात नहीं है, ठीक है, कि कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा सी है, शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, समस्या ही है ये वैसे तो। और डी है, नियमित विद्यार्थियों की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हम क्यों उन बच्चों को कम प्रायोरिटी दें? बच्चे तो वो भी है ना, अब वो कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि बच्चा एब्सेंट है ना। तो एक गंभीर समस्या के रूप में हम उसको ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों रीज़न है, ऐसे क्या रीज़न है कि बच्चा लेट आता, सॉरी एब्सेंट रहता है स्कूल में। और फिर हम लाइक काउंसलिंग के थ्रू और मतलब जैसे पीटीएम वगैरह होती है, कॉल वगैरह के थ्रू इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, और बच्चों को डेफिनेटली बुला सकते हैं स्कूल में। और आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी और बच्चा स्वस्थ होगा तो वो स्कूल में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो टीचर का पढ़ाने का बहुत अहम रोल होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 61 पे आ गए हैं। अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है। अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम है जो कि छात्रों को एकदम मेहनत करने के लिए आकांक्षित करता है। तो कौन सा है, मतलब इसमें से तो आपको ये बताना है। छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, बी है छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, और डी है छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, ठीक है, कि छात्रों में
कि इसमें जो बी ऑप्शन सही है कि अभिप्रेरणा का एक जो मूलभूत नियम है वो ये है कि छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है। वो ये है कि जब छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। अपने लक्ष्य तो वो कुछ भी बना लेगा ना, अभी वो बच्चा है, ठीक है। तो जब उसको थोड़ी कोई राह दिखाएगा, कोई तर्क तर्क होगा उस चीज़ में, तो वो बच्चा डेफिनेटली उस चीज़ के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए मतलब होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को किसी कंपटीशन के लिए रेडी करते हैं, उसका एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए अब आप लोग। उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है? एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का सफल प्रयास करता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 का, वो आंसर है हमारा बी ऑप्शन, अंतर्दृष्टि अधिगम। इसमें यह है कि अंतर्दृष्टि अधिगम के जो प्रमुख समर्थक थे वो गेस्टोल्टवादी थे, जिन्होंने कि एक चिंपैंजी पर अपनी जो स्टडी की थी। और कितने लोगों को ये स्टडी पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये अपनी जो स्टडी की थी और उनका मानना है कि जो प्राणी हैं वो अपनी सूझ सबूझ के द्वारा सीखते हैं और वो अपनी समस्याओं को पहचान कर अपने आप चेंजेस करके और उसको परिवर्तन करने का जो वो है वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बोला हुआ है कि सभी छात्रों को अधिगम समय भिन्नता की इजाज़त देकर कि भाई तुम अपने हिसाब से करो और वो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो उस तंत्र का नाम क्या है या उस स्टडी का नाम क्या है? तो वो जो थ्योरी गेस्टोल्टवादियों ने दी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्दृष्टि अधिगम। और एक चिंपैंजी चिंपैंजी पर थ्योरी दी गई थी और एक चिंपैंजी को बंद कर दिया गया था और वहाँ पे बाहर ऐसे वो मतलब केले का गुच्छा था वहाँ पे और इस तरीके से उसको वो निकालना था और डंडी अलग अलग थी, वो स्टिक्स एक दूसरे के अंदर वो उसमें जॉइंट हो सकती थी। तो उस बंदर ने किस किस तरीके से उसको किया, तो ये था। और एक बॉक्स वाली इसी के अंदर था, ठीक है। वो बॉक्स को मतलब मॉडिफाई करता है अपने अकॉर्डिंग उस तक पहुंचने के लिए। तो आप एक बार इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको थ्योरी मिल जाएगी। तो आप थ्योरी अगर देख लेते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 पे। आपके कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक की व्यवस्था की अनुमति देंगे? जो आपकी क्लास है, बच्चे की जो ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। तो आप किस तरीके के बच्चों को बैठने की अनुमति देंगे, ठीक है। यादृच्छिक यानी रैंडमली। और बी है जहाँ छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाए जाएं कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सके एवं सहभागिता कर सके। और सी है ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ऊंचाई पर आधारित हो। डी है ऐसी व्यवस्था जिसमें कक्षा के लंबे विद्यार्थी एक और बैठे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 का आंसर है वो देखते ही पता चल रहा है कि बी सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा कि जहाँ छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बैठाए जाएं कि वो कक्षा की जो एक्टिविटीज़ है उनको सरलता से देख सके एवं उसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका, पहले तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं, कौन प्रदर्शित करता है? मैं सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए हैं, मैंने किसी भी कार्य के लिए कोई भी उपहार नहीं लिया है, मैंने अनेक लुभावने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। तो इस देखो आपकी ईमानदारी कहाँ पे दिख रही है, आपको खुद ही पता है कि मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए हैं, ठीक है। कि आप ईमानदार हैं और ये शो करता है कि हाँ आपने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सारे कार्य पूर्ण किए हैं, ठीक है। तो हमारा 64 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, यहाँ पर है, रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उसने परीक्षा में उसे ए ग्रेड प्राप्त हुआ। परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया तो उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद ही नहीं रही। नेहा की स्मृति में अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई, ये आपको बताना है।
वह उसके सांवेदिक पंजीकरण तक पहुंची, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची, वह उसकी दीर्घकालिक स्मृति, देखो दीर्घकालिक होती तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है ना, वह उनकी स्मृति में कभी नहीं पहुंची। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। तो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा 65 का, वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं, ठीक है, जो एंथुसियास्टिक होते हैं, वो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। मतलब कि क्या वो एक्टिंग करते हैं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड ऑल। और बी है, प्राय अपने उत्साह में अपने अंदर छिपी हुई विषयगत दक्षता को खो देते हैं, कि हमारे अंदर जो हमारी जो प्रोफिशिएंसी है सब्जेक्ट में, वो खो देते हैं हम लोग। या फिर विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कि अगर कोई टीचर है, वो मतलब कि क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, उत्साही है, एक्साइटेड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अपने हर बच्चे का पार्टिसिपेट करवाता है, जो भी हर उसमें जो भी वो एक्टिविटी क्लास में करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है? कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का है जानना, समझना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो 67 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। कि बच्चे के आक्रामक व्यवहार को अगर आप सुधारना चाहते हैं, तो उसका सबसे प्रभावशाली तरीका है उसे एकाकी में रखना। बिल्कुल गलत है भाई, आप उसको आइसोलेशन में रखोगे क्या, अगर आपको बच्चे का जो व्यवहार सुधारना है। उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को जानना, बिल्कुल कठोरता से देखो, अब बच्चे को क्या पनिश करोगे, पनिशमेंट तो वैसे ही बैन हो रखी है, तो पनिश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसे इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, आपके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसमें ऑप्शन में दिख रहा है कि रीज़न फाइंड आउट द रीज़न, तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि आप वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आपको उसके पीछे छुपे कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, परीक्षा में कम अंक प्रदान करेंगे, उसके पालकों से यानी उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, या फिर उसे फटकारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 का जो आंसर है यहाँ पे आपका, तो उसे फटकारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और परीक्षा में कम अंक तो और नज़रअंदाज तो बिल्कुल, नज़रअंदाज भी क्या ही करेंगे, कि अगर बच्चा कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि हाँ, हम पेटीएम में उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कि लाइक उसका घर में बिहेवियर क्या है, वो पेरेंट्स से या अपने आस पड़ोस में कैसे बिहेव करता है, तो इस तरीके से हम कारण जान सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे को जो एटिकेट सिखाने का जो अभी जो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है, वो बेसिकली पेरेंट्स और टीचर्स पे ही है ना, बाकी जगह से तो वो हरकतें गलत करना तो सीख ही रहा है ना, मतलब मॉरल वैल्यूज़ तो उसको नहीं मिल रही है। तो वो अभी आज के टाइम में भी अगर हम बात करें, तो उसका सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है और टीचर्स की है, और टीचर्स की खासकर है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ है नहीं, और मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं। तो ऐसे में बच्चा अकेला होता है, और जो कुछ भी उसको आसपास से या सोशल मीडिया से सीखने को मिल रहा है, वो और वहाँ से कुछ अच्छी बातें तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सीखने को मिल रही होगी। तो टीचर के ऊपर ही बेसिकली अभी है। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स से बात करके, फिर हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करके, फिर बच्चे की काउंसलिंग करके, और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि, आप बच्चे का होमवर्क जांच करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों को जांचने का काम दो। भाई नौकरी आप कर रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चों को थोड़ी बोलोगे बेटा होमवर्क चेक कर दे, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। सामूहिक रूप से कक्षा में उत्तरों की जांच करनी चाहिए, कि सामूहिक रूप से
ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सामूहिक रूप से। उसके बाद है आदर्श उत्तर की सहायता से जांच करना और नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा स्वयं जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 70 है, इसका जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा कि टीचर को रेगुलर बेसिस पे बच्चों के खुद जो है होमवर्क चेक करना चाहिए। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 पे। और यहाँ पे एक सेकंड रुकते हुए ये बता दूँ मैं आपको कि अभी कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम ठीक से विजिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपने जो यूट्यूब जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस, जो हम जो देखते हैं स्क्रीन जो हमारी है उसको, उसमें आप एडवांस का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपको और ठीक से, मे बी शायद नेटवर्क इशू होता है कभी, या नेट कम हो जाता है, फ़ोन में नेट ख़त्म हो चुका होता है तो कम नेट में वैसे भी ठीक से नहीं दिखती है स्क्रीन। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से मैं ठीक ठाक से ही वीडियो रिकॉर्ड करके जो है अपलोड करती हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और एग्ज़ाम का मैं जल्द ही आपको इन्फॉर्म करूँगी। कल मंडे है, कल होपफुली कि यूनिवर्सिटी में कॉल लग जाए, और कल कॉल नहीं लग पाया था तो देखते हैं। और एक छोटा सा टारगेट मैंने रखा है, इस वीडियो पे 1K प्लस व्यूज़ पहुँचेगा। 1K मैं पहली बार टारगेट रख रही हूँ, वैसे इतना बड़ा वाला कि वैसे मैं रखती नहीं हूँ। मैक्सिमम 200 300 400 500, मैक्सिमम 500 तक गया अभी तक। बट इस वीडियो के ऊपर मैंने 1K तक का टारगेट रखा है। 1K व्यूज़ कंप्लीट होंगे देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इस पे 1K व्यूज़ कैसे आएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग मैंने बोला है पहले भी कि आप लोग को सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसे पहचान अथवा अच्छी श्रेणी कहलाता है, ठीक है। एक जो पुरस्कार है, a reward that is external to the activity such a recognition or a good grade is called। तो एक गतिविधि के लिए बाह्य है, उसकी जो पहचान है अथवा अच्छी श्रेणी, तो वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा जो 71 है उसका जो आंसर है वो है बाह्य प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसमें है कि अगर आप बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, बाह्य रूप से कोई बाहरी गतिविधि के लिए, तो बच्चा इंटरनली उसके लिए वो नहीं है, वो बाहरी प्रोत्साहन उसके लिए कहलाएगा। तो इसका 71 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए जो 71 है, एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है, जैसे पहचान अथवा अच्छी श्रेणी, तो उसको हम बाह्य प्रोत्साहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, क्या गुण है बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण? तो इसमें 72 का आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा देखो हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए, बट इन्होंने सर्वाधिक पूछा है। और आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए है, बट इसका आंसर ए नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन, अगर बच्चा इंडिपेंडेंट होके नहीं सोच रहा है तो उसके कठिन परिश्रम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। अगर सोच ही नहीं रहा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई उसमें एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो इसलिए कुछ के आंसर्स तो मुझे रट्टे हुए हैं, मैं देखते ही बता देती हूँ। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर की में थोड़ा सा इनबैलेंस है, तो इसीलिए मैंने शेयर किया आपसे। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करें, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है, ये क्या है? तो इन्होंने ये बोला है कि व्यवहारवादियों का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक, जो बच्चा लर्निंग कर रहा है उसका वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, इन्होंने ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है हमारा वो है अनुक्रिया एवं उद्दीपक, ठीक है, रिस्पॉन्सेस एंड स्टिमुलीज। तो यहाँ पे हमारा 73 का है कि व्यवहारवादियों का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ें अनुक्रिया एवं अवलोकन, जो उद्दीपक अवलोकन आवश्यक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, ठीक है।
देखो यहाँ पे व्यवहारवाद की बात हो रही है, तो अनुक्रिया एवं उद्दीपक जो है हमारा, ये हमारा जो पैवलोव थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। नहीं, उन्होंने दिया था रिस्पॉन्स, ये स्किनर की थ्योरी है, ठीक है, स्किनर की रिस्पॉन्ड एंड स्टिमुली की। और ठीक है, इसका हाँ स्किनर नहीं दी थी ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। जो कक्षा शिक्षक है, क्लास टीचर है, उसके पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। क्लासरूम टीचर्स हैव विच पेयर ऑफ क्वालिटीज अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा हो जाएगा प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। कक्षा का तापक्रम, भाई ऐसे कैसे उसके नियंत्रण में हो जाएगा। छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता, ये भी नहीं होगा कि बच्चे की अटेंशन टीचर के कंट्रोल में थोड़ी है, बच्चा तो कभी भी डाइवर्ट हो सकता है ना। सीट समय तथा छात्र अवधान, ये नहीं होगा। तो प्रोत्साहन है, बच्चे को मोटिवेशन देना, वो टीचर के कंट्रोल में है सीधा। और निर्देश की उपयुक्तता, कि किस तरीके से टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो टीचर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। और आई नो ये वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, बट एग्ज़ाम है, तो जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको तो बस इसको देखना ही है। इवन मैं समझा भी रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो 2 से 3 बार अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे मैम टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कुछ आपको रट्टाफिकेशन नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा रटने वाला, बाकी जो बेसिक है वो समझ के साथ ही आपको करने होंगे। और समझ भी आपकी तब बनेगी जब आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। और आप डेफिनेटली यार इतने समझदार हो, यहाँ तक पहुँचे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो और टीचर बनने वाले हो, तो इतनी समझ तो होगी ही। बट कुछ कैंडिडेट हैं जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स वाई इतना ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के समक्ष है वो कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या इस विषय पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका जो आंसर है इसका जो आंसर मुझे लग रहा है, आई थिंक अगर मतलब देखो, अगर आप बच्चे के अंदर कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो वो आपको व्यवहार के थ्रू आगे देनी होगी। महत्व तो बच्चों को पता नहीं है क्या मिलजुल के काम करना चाहिए, स्टोरी तो पढ़ी होगी बच्चों ने, बताते हो जनरली आप, है ना। उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, देखो उन्होंने किया था उन्होंने किया था, तो भाई नहीं होगा। पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक वैसे नहीं पढ़ते आजकल के बच्चे, ठीक है। तो अगर आप खुद उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आप बच्चे खुद ही सीख जाएंगे कि हाँ मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ठीक है, तो ये हो गया। जैसे हम बच्चों को बोले झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोल रहे हैं ना, तो बच्चा क्या ही सीखेगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 76 है, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, बालिकाएं बालकों से कम संख्या में कम है। भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह से भेदभाव का शिकार हुई हैं। और उसके बाद हमारा है, केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है। तो देखो यहाँ पे ना केवल वाले आंसर ना मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ भी केवल दिखे ना आपको यही आंसर होगा ओनली वाले, तो उनको तो वैसे ही काट दिया करो। जरूरी थोड़ी है सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व तो राजराज मोहन ने भी किया था, है ना। तो ये तो नहीं होगा इसका सही वाला, केवल वाला हटा दो। अब उसके बाद हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं, और यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर डी वाला है, जो कि मैंने अभी आपको कटवाया है सबसे पहले, तो वो तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। आंसर की बाद में मॉडिफाई ज़रूर हुई थी, बट ये इसका आंसर नहीं है। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बालिका बालकों से अधिक बुद्धिमान होती है, तो ये भी गलत है भाई। ऐसे कैसे आप किस बिहाव पे ऐसा बोल सकते हो कि ज़्यादा बुद्धिमान होती है ना। बालिकाएं बालकों से संख्या में कम है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन हो सकता है, कॉज
भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरीके से भेदभाव का शिकार होती थी। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि भूतकाल में महिलाओं को शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। तो सी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। बाकी अभी आप लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 और अपनी राय ज़रूर रखेंगे प्लीज़। और जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए। बिकॉज़ फिर मुझे वो पूरी वीडियो देखनी पड़ती है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं इस तरीके से। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। थोड़े से एफ़र्ट इतने से एफ़र्ट कर लीजिएगा कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या किसी क्वेश्चन पे अपनी राय रख रहे हैं, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के देन उसके बारे में बोल सकते हैं, ताकि मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जाके थोड़ा-सा, क्योंकि नहीं याद रहता यार, बहुत सारी वीडियोज़ बनाती हूँ तो नहीं पता चलता, ठीक है? तो यही था। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 77 पे। छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? कि अगर क्लास में विभिन्नता है तो निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है, इन्होंने ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है यहाँ पे। मनोविश्लेषण, छात्रों का टी वितरण, और कक्षा मध्य क्षमता समूहीकरण, या फिर कक्षा के सभी छात्रों पर बुद्धि प्रशिक्षणों को प्रशासित करना। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा कि एक जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे जो 77 है, कक्षा में सभी छात्रों पर बुद्धि परीक्षणों को प्रशासित करके छात्रों की विभिन्नता को बताया जा सकता है कि मतलब कौन सा बच्चा किस बुद्धि का है, इस तरीके से। तो सभी बच्चों पे हमें जो बुद्धि वाला टेस्ट है वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, और 78 में है आपका, एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? एक शिक्षक को अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा अगर उन्होंने शामिल की है तो उसके कौन से तरीके हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है चित्र, नक्शे, ग्राफ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो विजुअली इमेजिनरी को अगर आप वो कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो 78 का जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा कि आप सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक शिक्षक पाठ की योजना बनाने के लिए चित्र, नक्शे, ग्राफ इन सभी का उपयोग कर सकता है, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षण करने में दुविधा ना हो और उनको वो समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाओ। एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता होगी? क्या विशेषता होगी किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टि से उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, समझ तथा सतत वृद्धि करना। स्मृतिकृत तो होगा नहीं, मैंने पहले ही बोला था। रट्टाफिकेशन वाले तो पहले ही काट देना। पुनरावलोकन के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा तथ्यों को दोहराना, तथ्य फैक्चुअल चीज़ें तो वैसे ही काट दो। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना किशोरों के जो विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त होता है। मतलब ये है कहने का कि जो बालक होते हैं किशोरावस्था तक आते आते इतना वो मतलब परिपक्व हो जाता है कि वो अपनी समझ तथा क्षमता में मतलब कंटिन्यू वृद्धि करना जो है वो सीख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, और हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी हिंदी स्टार्ट होगी, और हिंदी शुरू करने से पहले मुझे पानी पीना पड़ेगा यार, बहुत प्यास लग रही है, बोलते बोलते कंटिन्यू 1 घंटे से बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 है, डिसलेक्सिया डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा और ये आता ही आता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पढ़ने की विकृति से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तारे ज़मीं पर मूवी जिसने देखी है उसको पता होगा, वो पी को क्या पढ़ता है, पी उल्टा दिखता है, डब्लू उल्टा दिखता है, ऑपोजिट दिखते हैं, ठीक है, उल्टे वर्ड्स दिखते हैं। पढ़ने की विकृति है, रीडिंग डिसऑर्डर है। तो डिसलेक्सिया हमारा बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे, और हिंदी स्टार्ट करने से पहले मैं पी रही हूँ पानी, सो प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिएगा।
ओके, तो अभी हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में हमारा है क्वेश्चन नंबर 81। वाचन के कितने प्रकार होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अभी जो हमारा लास्ट वाला जो ये चल रहा है हिंदी का, ये हमारा बीएड ओडीएल और डीएलएड वालों के लिए है। तो स्पेशल बीएड वाले यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो वैसे आप लोगों को मैं टाइम ही बचा रही हूँ। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो आपको तैयारी करनी है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, तो देख भी सकते हैं। आई थिंक 10 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य है। यहाँ पे आपसे उपवाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो गौण या आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया या क्रिया की कार्य स्थान आदि से संबंध विशेषताएं बताए, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, शुक शुक युग्म में शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। शुक, शुक और शुक, शुक और शुक युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो 83 का आंसर हमारा है सी। शुक मतलब जौ, शुक मतलब सुगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाइए, विस्मादीय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो विस्मादीय बोधक चिन्ह का उपयोग कहाँ पर होता है, तो हमारा होता है वाक्य की पूर्णता पर नहीं, वाक्य की पूर्णता पर नहीं होता, वो तो पूर्ण विराम होता है। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में ये भी नहीं होता, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो ये भी नहीं होता। वाक्य में आने वाले अपव्यय से पूर्व, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अव्यय से पूर्व। ठीक है, लाइक जैसे हाय ये तो कितना परेशान है। ठीक है, कुछ भावों को एक तरीके से हम दर्शाते हैं, विस्मादीय बोधक चिन्ह यूज होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 है, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत है कि झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देना। तो 85 का आंसर सबको पता ही होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 86 है, नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा है। नीचे दिए गए शब्द विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो 86 में जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची शब्द जो गंगा के हैं वो है नदीश्वरी, देवनदी, विष्णुपदी, सुरपगा आदि। हार्दिक स्वागत करने के लिए मुहावरा आपको पता ही है क्या है, आंखें बिछाना। ठीक है, 88 है, सही वर्तने वाले शब्द पर शब्द का चयन कीजिए। तो 8 है उसका आंसर है यावत जीवन। तो ए ऑप्शन इसका सही है। यावत मतलब होता है जब तक, और जीवन मतलब जिंदगी, यानी जब तक जिंदगी। 89 है, यहाँ पे क्रिया द्योतक कृदंत विशेषण के भेद हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रिया द्योतक कृदंत विशेषण के भेद है। तो 89 का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बी, 2। ये शब्द ऐसे विशेषण है जो क्रिया के होने का द्योतन कराते हैं, जैसे बह जमता, तो क्या हो जाएगा बहता झरना, कैसा सुंदर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो और बाकी इसके जो अन्य उदाहरण भी काफ़ी है, जैसे आ लगाते हैं प्रत्यय इस तरीके से। ठीक है, तो पढ़ा या पढ़ाया या देखा या दिखाया। ठीक है, इस तरीके से गाया या गाता, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा 90 हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। ठीक है, तो 90 का यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तो ए है भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, धूप में चला नहीं जाता, तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 89 है इसका आई थिंक आपको क्लियर ना हुआ हो शायद। तो देखो इसमें क्या होता है कि क्रिया द्योतक कृदंत विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो इसमें क्रिया के होने का द्योतन करवाते हैं कि क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे बह जमा ता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बहता। ठीक है, और इसमें जो मैंने अलग से इसको थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, जैसे गा जमता गाता, इसमें प्रत्यय और धातु होती है मिलके। ठीक है, जो 2 पार्ट दिए गए हैं, प्रत्यय होता है और धातु होती है। ठीक है, अब आपको होप समझ आ गया होगा। अब ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक। अब हमारे इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं, तो इंग्लिश वाले अब हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी, और होप
आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और देखो 1K वाला टारगेट रखा है और 1 घंटे तक मेहनत की है, तो आई थिंक इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। और बाकी आप लोगों का काम है 1K व्यूज़ लाने का, ठीक है। तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूं। और बाकी स्पेशल बीएड के नोट्स ऑलमोस्ट डन है, बस मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और होप अभी अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, तो होप मैं रात को भी 1 घंटे बाद शायद मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लूँ एटलीस्ट, ताकि मैं कल तक अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ए गुड नाइट। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी वीडियो लगी आपको। और प्लीज़ 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 कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। एग्ज़ाम का मैं आपको कल तक बताती हूँ। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट का यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़ आपको, कि मॉक टेस्ट अगर आपको लग रहा है कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक 10 या 12 क्वेश्चंस थे और सारे लाइक आपको सिर्फ वो बताया जाएगा आपको किस किस तरीके से लॉगिन करना है और लॉग आउट कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को टिक करना है। बिल्कुल वहाँ पे आपसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। 4-5 क्वेश्चन और थे, भारत की राजधानी क्या है, राजधानियाँ ही पूछी हुई थी मॉक टेस्ट में। तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉपरली मॉक टेस्ट। मुझे भी लगा था कि प्रॉपर आपका मॉक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का और उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं आया था लास्ट टाइम जब 2022 में आया था मॉक टेस्ट। तो उसके भरोसे तो आप बिल्कुल ना बैठे कि होगा, या कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्क्स वगैरह मिलते हैं या कुछ जुड़ते हैं या कुछ ऐसा होगा, तो कुछ भी नहीं है। आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट मतलब कमेंट कह रही हूँ, मतलब मैं बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग मॉक टेस्ट के रिलेटेड मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो बस इतनी ही मतलब इन्फॉर्मेशन थी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन एंड गुड नाइट।